गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से मराठों के पतन के कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय भारत के राजनीतिक परिदृश्य पे अनेक शक्तिशाली विकल्प मौजूद थे और इनमें से मराठे सर्वोपरि थे। किसी इतिहासकार ने मराठों के संदर्भ में ये सत्य ही कहा है कि मुगलों के उत्तराधिकारी अंग्रेज नहीं बल्कि मराठे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की प्रभुसत्ता मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त की थी। जिस समय कंपनी बंगाल में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रही थी, उस समय मराठों का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण भारत, राजस्थान, बंगाल, बिहार तक था। यहाँ तक कि मुगल सम्राट भी उनके प्रभाव में था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया था कि अब उनका मुकाबला मराठों से होगा। यद्यपि 1761 के पानीपत के युद्ध से मराठा शक्ति को तीव्र आघात लगा था, परंतु महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक दशक के बाद ही मराठा शक्ति पुनर्जीवित हो गई थी। अंग्रेज इस बात से भली भांति परिचित थे और उन्होंने इन्हें निर्बल बनाने के कूटनीतिक प्रयास आरंभ कर दिए थे। उन्हें सफलता मिली और 1818 में इस शक्ति का हमेशा के लिए सूर्यास्त हो गया। आधुनिक भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों पर काफी कुछ लिखा है। विशेष रूप से नादकर्णी ने अपनी पुस्तक द राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर में मराठों के पतन के कारणों की विस्तृत चर्चा की है। नादकर्णी के अनुसार जागीरदारी प्रथा मराठों के पतन का मुख्य कारण रही। सैनिक सेवा के लिए वेतन के बदले जो जागीर देने की प्रणाली थी, वो मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने जागीरदारी प्रथा को पुनर्जीवित किया था। मुगल राज्य क्षेत्रों को विजित करने के लिए सरदारों को प्रोत्साहन देने हेतु जागीरें दी गई और जैसे जैसे साम्राज्य का प्रसार होता गया, पेशवा ने पुराने ढंग की नई जागीरों का सृजन किया। साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों में नागरिक प्रशासन और सैनिक सुरक्षा का भार सामंत सरदारों पर डाल दिया गया था। नादकर्णी के अनुसार जागीरदारी प्रथा में कुछ दोष निहित थे और जिनके कारण मराठों का पतन हुआ। उनके अनुसार इसके कारण सैनिक कुशलता में कमी आई, क्योंकि जागीरदारों पर नागरिक प्रशासन का कार्यभार डाल दिया गया था। इसके अतिरिक्त पेशवा के प्रति सरदारों की निष्ठाहीनता बढ़ी। सरदारों की निष्ठाहीनता से बचाव के लिए पेशवाओं ने उनमें पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष को प्रोत्साहित किया। बदले में सरदारों ने भी पेशवा कुल में झगड़ों को बढ़ावा देना आरंभ कर दिया और इस प्रकार से पूना की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई। और नादकर्णी के अनुसार इस प्रकार से जो सामंती व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, उसके परिणामों से मराठों के पतन का मार्ग खुला। एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय देशभक्ति के अभाव को भी इतिहासकारों ने मराठों के पतन के प्रमुख कारणों में माना है। मराठों में आधुनिक अर्थों में देश प्रेम नहीं था, उनमें केवल धार्मिक या प्रजातीय देश प्रेम था। यदि किसी सरदार को अपने मन के अनुकूल कुछ नहीं मिलता था तो वह शत्रु पक्ष में मिल जाता था। कई मराठों ने अंग्रेजों को विश्वस्त सूचनाएं देकर अपनी देशद्रोहिता का परिचय दिया था। इसके अतिरिक्त मराठे अनुशासन और व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। यदि किसी व्यक्ति की राय नहीं मानी जाती थी या मनमानी नहीं करने दी जाती थी तो संस्था के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था। तात्कालिक लक्ष्य की पूर्ति और बदले की भावना के चलते बुरे से बुरा साधन भी वे लोग अपना लेते थे और ये सारी दुर्बलताएं बाजीराव द्वितीय के समय में चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसके अतिरिक्त ठोस आर्थिक नीति और
संतोषजनक वित्तीय प्रबंधों की कमी मराठा राज्य में थी और इनके बिना किसी भी राष्ट्र का विकास असंभव हो जाता है। मराठा राज्य चौथ जैसी आमदनी के अनिश्चित साधनों पर निर्भर था। चौथ की प्रथा का आरंभ शिवाजी के काल में ही हो गया था और इसे किसी के आक्रमण से बचाने के आश्वासन के लिए लिया जाता था। इसकी तुलना वेलेजली की सहायक संधि प्रथा से की जा सकती है। इसकी वसूली का कोई भी प्रतिष्ठित शक्ति स्वागत नहीं करती थी और मराठों को इस वसूली की प्रथा के चलते ही देशी शक्तियों के सहयोग से वंचित होना पड़ा था। और इसके साथ साथ जैसे जैसे मराठा साम्राज्य बढ़ता गया, चौथ प्राप्ति की सीमा भी घटती गई। कृषि और उद्योगों के विकास और उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया गया और इस वजह से मराठों को आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। वैसे उनके पास अपने विलासी जीवन के लिए पर्याप्त धन था, लेकिन वे अपने नौकरों सैनिकों को वेतन नहीं दे पाते और इस प्रकार से उनका साम्राज्य बहुत दिनों तक नहीं चल सकता था। एक और कारण जो मराठों के पतन के लिए जिम्मेदार माना जाता है वो थी जाति प्रथा। कई विद्वानों ने जाति प्रथा को मराठा पतन के प्रमुख कारणों में वर्णित किया है। मराठे विभिन्न जातियों और वर्गों में बटे हुए थे। ब्राह्मण अब्राह्मणों से घृणा करते थे और अन्य लोग ब्राह्मणों से घृणा करते थे। ब्राह्मण स्वयं भी देश, कोंकण, चित्पावन आदि में बटे हुए थे। मराठा राजनीति में सबसे पहले पेशवा पद पर ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ के आसीन होने से कटुता का प्रवेश हुआ। केंद्रीय सत्ता पर ब्राह्मण पेशवा का एकाधिपत्य हो गया और अन्य जातियां पृष्ठभूमि में चली गई और इस प्रकार से जो प्रतिद्वंदिता आरंभ हुई उसके कारण आम हितों पर बहुत हानिकारक प्रभाव हुए। मराठों के दूषित सैन्य संगठन को भी इतिहासकारों ने मराठा पतन के कारणों में गिना है और उनके अनुसार उनके सैन्य संगठन में बहुत सारी कमियां थी, जिनमें अश्वारोही सेना की उपेक्षा को सबसे पहले गिना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार तोपखाना और प्रशिक्षित पदाती सेना में अत्यधिक विश्वास के कारण अश्वारोही सेना की उपेक्षा करने से काफी भयावह परिणाम हुए। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मराठों ने अपने राष्ट्रीय रणकौशल अर्थात छापामार युद्ध पद्धति का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण वे अंग्रेजों से पराजित हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मराठों की सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा अपनाई गई छापामार युद्ध की नीति थी। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मराठों के उत्थान और साम्राज्य विस्तार के साथ यह विधि बेकार हो गई थी और उनके लिए प्रजा की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना आवश्यक था। अतः नई पद्धति अपनाना उनके अनुभव और समय की आवश्यकता का स्वाभाविक परिणाम था और यदि यह पद्धति मराठों के शत्रुओं के विरुद्ध सफल नहीं हुई तो इसका कारण परिवर्तन की नीति नहीं थी, बल्कि मराठों में शैक्षणिक और बौद्धिक योग्यता की कमी थी, जिसके कारण वे यूरोपीय तरीकों को सही ढंग से आत्मसात नहीं कर सके। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मराठों की पराजय का एक कारण उनकी राष्ट्रीय सेना का अभाव था। पेशवा अपने सरदारों पर निर्भर था। बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोंसले, इनकी सभी की अपनी अलग अलग सेनाएं थी और स्वाभाविक रूप से सैनिकों की निष्ठाएं अपने सरदारों के प्रति थी, राष्ट्र के प्रति नहीं थी और इसका नुकसान मराठों को उठाना पड़ा। एक और कारण जो कि सैन्य संगठन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, एक इतिहासकार केलकर ने लिखा है कि मराठों ने अपना साम्राज्य खो दिया। इसका एकमात्र कारण यह था कि उनके पास दूर तक मार करने वाली तोपें नहीं थी। लेकिन कुछ और इतिहासकारों के मतों का अगर अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि उनके पास अत्यधिक सुसंचालित समर्थ तोपखाना था, परंतु कमी जो दिखाई देती है वो ये कि उनके पास तोपखाने को चलाने के लिए तोपची नहीं थे। नाथकर्णी ने लिखा है
कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठे तोपखाने के व्यवहार से काफी हद तक परिचित हो गए थे, परंतु उनकी दुर्बलता ये थी कि उनके तोपखाने उस समय भी अधिकतर पुर्तगाली और ईसाइयों द्वारा संचालित थे। उन दिनों महाराष्ट्र का एकमात्र तोपची भीमराव पंछी था। तो स्पष्ट है कि मराठों के पास दूर तक मार करने वाली तोपें तो थी, लेकिन जब उनके यूरोपीय गोलंदाज उनका पक्ष छोड़कर चले जाते थे, तो उतने कुशल देशी गोलंदाज उनके तोपखानों को संचालित करने के लिए उन्हें नहीं मिलते थे, और इस प्रकार से मराठों को अपनी इन कमियों का नुकसान काफी हद तक उठाना पड़ा था। भौगोलिक ज्ञान का अभाव भी मराठों के पतन के कारणों में गिना जाता है। मराठे देश के भूगोल के विषय में बहुत कम जानते थे और उन्होंने देश की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने की कोई कोशिश भी नहीं की, जो कि सफल सैनिक अभियानों के लिए अत्यंत आवश्यक थी। मराठा सेना को प्रयाण करते समय पता नहीं होता था कि मार्ग में कोई बड़ी नदी या नाला भी आएगा। इस प्रकार की अड़चनें उनके सैनिक अभियानों के लिए घातक सिद्ध हुई। अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य के विषय में पूरी जानकारी थी और उन्होंने अपने सैनिक अभियानों में इस कारण से सफलताएं अर्जित की। इसके अतिरिक्त मराठों ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बिल्कुल नजरअंदाज किया। राजवाड़े के अनुसार वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अभाव मराठा पतन का प्रमुख कारण था। राजवाड़े ने लिखा है कि आर्थर वेलेजली की शक्तिशाली बंदूकों ने ही असाई और अडगांव के रण क्षेत्रों में सिंधिया के दलों की शक्ति को नष्ट कर दिया। यदि बाजीराव द्वितीय के पास संगठित तोपखाना होता, तो वह अपने समस्त दोषों के होते हुए भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में इतनी सरलता से पराजित नहीं हो जाता। मराठों में कूटनीति की कमी को भी उनके पतन का कारण माना जाता है। प्रथम मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों के पास मराठा राज्य, उसकी सेना, जागीरदारों की तुलनात्मक शक्ति, उनके पारस्परिक संबंधों, पारिवारिक झगड़ों की पूरी जानकारी थी। अंग्रेज जानते थे कि उन्हें किसे अपने साथ मिलाना है, कौन लोग पेशवा के प्रति वफादार हैं। इसके विपरीत मराठों ने अंग्रेजों की गतिविधियों की जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। ये तो दूर की बात है, वे तो भारतीय शक्तियों को क्रमशः समाप्त करवाकर अंग्रेजों के हाथ मजबूत करते रहे। पहले उन्होंने टीपू के राज्य को खंडित करने में मदद की, फिर निजाम को अंग्रेजों की शरण में जाने को विवश किया। इसके अतिरिक्त मराठों के पतन का एक प्रमुख कारण उनके राज्य का अत्यधिक विस्तार था और इसे एक मराठा शासक नियंत्रित नहीं कर सकता था। शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवा अपने हाथ में शक्ति एकत्रित करता गया, पर एक समय ऐसा आ गया कि शक्ति संभालना कठिन हो गया। मराठा क्षेत्र का विभाजन हो गया, वे कमजोर पड़ गए और जब ब्रिटिश आक्रमण की आंधी बहनी आरंभ हुई, तो वे खरपतवार की तरह उड़ गए। इसके अतिरिक्त मराठों ने देशी शक्तियों का सहयोग लेने का प्रयास नहीं किया। मराठों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए अन्य देशी शक्तियों की सहायता की उपेक्षा की। राजपूतों से उनका व्यवहार अमैत्रीपूर्ण रहा और सिखों से भी उनकी अनबन ही बनी रही। राजपूतों और सिखों के राज्य में लूटमार मचाने के कारण मराठे उनकी सहानुभूति खो बैठे। राजपूत विवश होकर अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए और यह भारत का दुर्भाग्य था कि मराठे, राजपूत और सिख मिलकर विदेशी शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त मराठों का प्रशासन अत्यंत बेईमानीपूर्ण और अकार्यक्षम था। घूसखोरी, भ्रष्टाचार के कारण मराठों का प्रशासन निरंतर पतन की ओर अग्रसर हो गया। शासक और शासित के मध्य संबंध मात्र राजस्व वसूली के माध्यम से होता था।
क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की समाप्ति हो गई। लोग भूखों मर रहे थे, जबकि सरकारी अधिकारी और जमींदार विलासिता में मग्न थे। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसियों की शक्ति का उन्मूलन होना भी मराठों के लिए नुकसानदायक हुआ। वेलेज़ली ने अपनी सहायक संधि की नीति द्वारा फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। फलस्वरूप उन्हें फ्रांसीसियों की सहायता नहीं मिल सकी। यदि मराठों को फ्रांसीसियों का उचित सहयोग मिलता तो संभवतः मराठा सैनिकों को यूरोपीय ढंग से भली-भांति प्रशिक्षित किया जा सकता था। इतिहासकारों का एक और विचार है कि दक्षिण में हैदराबाद, मैसूर ही राज्य थे जो कि अंग्रेजों से मुकाबला करने में मराठों के सहयोगी हो सकते थे। यदि ये तीनों संयुक्त मोर्चा बनाते तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन हैदराबाद के निजाम ने कंपनी से सहायक संधि करके अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और अपनी कूटनीति से अंग्रेजों ने मैसूर को पराजित कर दिया और इस सब का नुकसान मराठों को झेलना पड़ा। इसके अतिरिक्त मराठों के पतन के समय यदि हम देखें तो परिस्थितियों का संयोग इस प्रकार से था कि मराठों की शक्ति अत्यंत निर्बल और अंग्रेजों की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली नजर आती है। एक और जहां मराठों के प्रमुख नेताओं की असामयिक मृत्यु हुई, दूसरी तरफ उसी समय ब्रिटिश शक्ति को नेतृत्व देने वाले लोग अत्यधिक योग्य थे। और आप देख सकते हैं कि मराठों में प्रमुख नेताओं का देहावसान क्रमशः किस प्रकार से हुआ और उसी समय ब्रिटिश नेतृत्व कितने योग्य लोगों के पास में था। महाजी सिंधिया की 1794 में, हरिपंत फड़के 1795, अहिल्याबाई 1795, माधवराव नारायण की 1795, परशुराम भाऊ 1795, तुकोजी होलकर 1797 और नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई। और इस प्रकार से मराठों का जो राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व था वो दो अयोग्य नवयुवकों बाजीराव और दौलतराव के पास रह गया था। अंग्रेजों में यदि हम देखें तो उनके पास नेतृत्व करने वाले काफी कुशल और योग्य लोग थे, जिनमें आर्थर वेलेज़ली, रिचर्ड वेलेज़ली, हेनरी वेलेज़ली, मेटकॉफ, एल्फिंस्टन, कर्कपैट्रिक और मनरो का नाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मराठों के पतन के लिए बहुत सारे कारण विद्यमान थे और जैसा कि ये दिखता है कि मराठों का पतन एकदम से हो गया, वैसा नहीं था। उनका जो ढांचा था या उनकी जो व्यवस्था में निहित कमजोरियां थी, उनके नुकसान उन्हें उठाने पड़े और धीरे धीरे ये शक्ति पतन की ओर अग्रसर हो गई। यहां हम फिशर के कथन से इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इतिहास के पृष्ठों में उत्थान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित है, पर उत्थान प्रकृति का नियम नहीं है। एक पीढ़ी द्वारा अर्जित भूमि दूसरी द्वारा गंवाई जा सकती है और यह कथन मराठों के संदर्भ में बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। एक समय था कि जबकि वे भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, यहां तक कि मुगल सम्राट ने उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की थी। उनके समय में भारत में एक हिंदू राष्ट्र की नींव डालने की उम्मीदें दिखाई दी, परंतु सारी आशाएं धूमिल हो गई।